Next, new topic, uniform circular motion. Uniform circular motion. First point. When the body revolves on a circular path with constant speed, then the motion of a body is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है कांस्टेंट स्पीड से। तो मतलब यहाँ पर स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो भले उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है और वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल लिया जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1, यहाँ पर v2, यहाँ पर v3, इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो कैसी मानी जाती है, टेंजेंशियल। क्योंकि मैं v1, v2, v3, v4 लिख रहा हूँ, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन इन सब वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड, वो कैसा मेंटेन रहता है, कांस्टेंट। मतलब मॉड ऑफ v1 is equal to mod of v2 is equal to mod of v3 is equal to mod of v4 is equal to v. What is v? Speed. तो v जो है वो कांस्टेंट रहेगा। mod of v1, mod of v2, mod of v3, mod of v4 ये सब इक्वल टू v, स्पीड रहेगा। फिर इसमें एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो जैसे बॉडी ए पर और बी पर गई और ए से बी तक जाने में उसको टाइम लगा t, इतने टाइम उसने कितना आर्क ट्रेवल किया ए बी। तो ये आर्क सेंटर पर जितना एंगल इंटरसेप्ट करेगा उसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। When the body revolves on a circular path, then angle intercepted by arc at center in any time t is called angular displacement. इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपल एंगल, और एंगल्स को हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियंस। नेक्स्ट बच्चों इसमें एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन डी। जैसे वेलोसिटी होगा ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डेफिनेटली थीटा जो है वो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। में एंगल जो है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो होता नहीं है, क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को भी लेंथ में मेजर करोगे, रेडियस को भी लेंथ के टर्म्स में मेजर करोगे, तो L अपॉन L कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस। पर एंगुलर वेलोसिटी के लिए बात करोगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा हो जाएगा m0 L0 t0 अपॉन t। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू m0 L0 t माइनस 1।
इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट, ऐसा यूनिट ओमेगा इज इक्वल टू, तो रेडियंस, एंगल को रेडियंस में और टाइम को सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। फिर नेक्स्ट, फिर जैसे मैंने ये अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। ये ओमेगा जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको डी ओमेगा अपॉन dt भी लिखते हैं, डिफरेंशिएट करके भी निकालते हैं। जैसे यहाँ पर अपन बात करेंगे ओमेगा थीटा अपॉन डी, वैसे ये डी थीटा अपॉन dt भी होता है। यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी आता है। ऐसे ही यदि अपन एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा, तो ओमेगा का देखा अपने m0 L0 t-1 अपॉन t, और इसलिए इसका हो जाएगा m0 L0 t-2। ये अल्फा जो है ये भी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होगी? तो ओमेगा की यूनिट कहते हैं रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, इसका मतलब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट। यदि बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है और ए से बी पहुंची है टी टाइम में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो इतने टाइम में इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा s, और सर्कुलर पाथ इसका रेडियस r। तो s और थीटा में रिलेशन होता है s = थीटा × r। लीनियर डिस्प्लेसमेंट is equal to angular displacement into radius of circular path. Linear velocity is equal to omega into r. Linear velocity is equal to angular velocity into radius of circular path. ऐसे linear acceleration is equal to angular acceleration into radius of circular path. 7 point. What is time period? Time taken to complete one revolution is called time period. What is frequency? Total number of revolutions per second is called frequency. What is time? Unit of time period? Second. What is unit of frequency? Revolution per second.
total number of revolutions per second is called frequency. Time period is denoted by capital T and frequency is denoted by N. So what is the relation between N and T? So N is equal to 1 by T. Frequency is equal to 1 upon time period. Omega is equal to, यदि पूरा 1 revolution होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डी होता है. 1 रिवॉल्यूशन के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई. और 1 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा? टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड. तो इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी हो जाएगा. थीटा की जगह 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी हो जाएगा. इसलिए ओमेगा का कैपिटल टी टाइम पीरियड के साथ रिलेशन होता है 2 पाई बाय टी या 2 पाई एन, क्योंकि 1 बाय टी एन होता है. तो इसलिए बच्चों ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ये होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 0.9. नेक्स्ट 9 पॉइंट. जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ये हमेशा रेडियल एंड इनवर्ट्स होता है. रेडियल का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में है और इनवर्ट्स का मतलब टुवर्ड्स सेंटर. इसको हम लोग जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको AC से डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को. और इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v ओमेगा v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर इनटू r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू v ओमेगा और v स्क्वायर बाय r और इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r. जब एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है बॉडी पर टुवर्ड सेंटर और बॉडी का मास भी होता है, इसलिए बॉडी पर एक फोर्स भी लगता है टुवर्ड सेंटर. ये भी रेडियल और इनवर्ट्स होता है. रेडियल का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, इनवर्ट्स का मतलब टुवर्ड सेंटर. इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स. तो 10 सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग FC से डिनोट करते हैं. और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये हमेशा किस तरफ होता है? टुवर्ड सेंटर. अब चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपन ने 3 फॉर्मूले देखे हैं, तीनों फॉर्मूलों को अलग अलग इसमें रख दोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे. एक फॉर्मूला बनेगा FC इक्वल टू mv ओमेगा, एक बनेगा mv स्क्वायर बाय r और एक बनेगा m ओमेगा स्क्वायर r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं, mv ओमेगा, mv स्क्वायर बाय r एंड m ओमेगा स्क्वायर r. सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों हमेशा प्रोड्यूस होता है. कोई डिफरेंट फोर्स होता है
वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी तो तय है कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगी। यदि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जैसे अब नेक्स्ट अपन देखें एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसमें से फर्स्ट यदि मैं बोलूं आपको, तो आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ पर। तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। इनको कौन प्रोवाइड करेगा? तो इलेक्ट्रॉन पर लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाता है? अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा रहता है? अट्रैक्टिव नेचर का। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचकर कहां चला जाना चाहिए? न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन खींचकर न्यूक्लियस पर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो यदि एटम है और एटम में किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है n, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? n। एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता प्लस e, और e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव, मतलब माइनस e। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? Ne। 1 प्रोटॉन पर e, तो n प्रोटॉन्स पर Ne। और कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, खींचता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए? न्यूक्लियस पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस पर लगता है? रिवॉल्विंग बॉडी पर। यहाँ रिवॉल्विंग बॉडी कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r। What is m? Mass of electron. What is v? Velocity of electron. And r, radius of orbit, जिस ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है बच्चों? तो ये होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। Q1 मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो कितना है इसका चार्ज? Ne इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E अपॉन r²। तो यदि हम इस फॉर्मूले में यदि m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दें, फिर E की वैल्यू रख दें, E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, n एटॉमिक नंबर का की वैल्यू रख दें, और r जो है जो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस की वैल्यू रख दें।
उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी क्या निकल आएगी, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है। और यदि आपको वेलोसिटी पता है तो फिर आप उस ऑर्बिट का क्या निकाल सकते हो, रेडियस। पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, n एटॉमिक नंबर भी कांस्टेंट है और स्मॉल भी कांस्टेंट है। मतलब v और r में क्या रिलेशन हुआ, तो v इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। मतलब जितना रेडियस कम रहेगा उतनी वेलोसिटी हाई रहेगी। इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो मैक्सिमम स्पीड से रिवॉल्व करता है। सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम रहेगी। थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी स्पीड और कम रहेगी। और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी स्पीड मिनिमम रहेगी। सबसे फास्ट कहाँ रिवॉल्व करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो इससे हमको ये समझ में आता है। मैं शॉर्ट टाइम के लिए हट जाता हूँ स्क्रीन से, ताकि यदि आप लोग को नोट्स बनाने हो तो आप लोग वीडियो के थ्रू बना सकते हो। इसके आगे डिस्कस करता हूँ आगे के पॉइंट्स। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन समझो बच्चों। नेक्स्ट जो है वो सेकंड एप्लीकेशन। जैसे हमको मालूम है सन, और सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। सन का मास मान लीजिए कितना है, कैपिटल एम। अर्थ का मास स्मॉल एम। सन अर्थ के ऊपर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ को खींचकर कहां चला जाना चाहिए, सन पर, लेकिन नहीं जा रही है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है। क्यों रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड है, सॉरी डेफिनेटली क्यों नहीं गिर रही है सन पर, क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है। जिस सर्कुलर पाथ पर अर्थ रिवॉल्व कर रही है उस पर रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में तो रिवॉल्व कर रही है वो। तो फिर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अर्थ को कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, Fc इज इक्वल टू Fg। मैंने पहले बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पर लगता है, रिवॉल्विंग बॉडी पर। रिवॉल्विंग बॉडी अर्थ है तो mv² by r। What is m? Mass of earth. What is v? Orbital speed of earth। r radius of circular path। और इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, g into capital M into small m upon r square। ये m कैंसिल, ये r कैंसिल। तो इस तरीके से v is equal to root over gm by r। इसको अपन बोल सकते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ। जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसमें अर्थ की स्पीड, जैसा मैंने यहाँ पर आपको अर्थ से रिलेटेड बताया है, सन से रिलेटेड बताया है, ये बात सारे प्लैनेट्स के लिए ट्रू होगी। बस स्मॉल m जो है जिस प्लैनेट के लिए बात कर रहे हो आप उसका मास रख दीजिए। सारे प्लैनेट तो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन। सेम बात क्या होगी, जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं ना अराउंड प्लैनेट्स, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। बस फर्क ये है कि कैपिटल एम उस वक्त हो जाएगा मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। तो क्या निकल आएगी, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट निकल आएगी। तो इस तरीके से अपन ये करते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई है। इसी तरीके से बच्चों जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर कोई कार
रिवॉल्व करती है, तो सर्कुलर टर्निंग पर जब वो टर्न करती है, रोड पूरा हॉरिजॉन्टल है और फिर वहां टर्निंग आ गई, तो टर्निंग पर जब वो टर्न करती है, सर्कुलर टर्न लेती है, तो उस वक्त भी उसको चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कौन प्रोवाइड करता है? अब प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन फोर्स। जो टायर और रूट के बीच में फ्रिक्शन लगता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो सेफ टर्निंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेफ टर्निंग की कंडीशन होनी चाहिए कि हमेशा डोनर बड़ा होना चाहिए और एक्सेप्टर छोटा होना चाहिए। यहाँ डोनर कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। एक्सेप्टर कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टर्निंग पर सेफ टर्निंग की कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन होती है कि हमेशा सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से, वही तो कन्वर्ट होता है। तो इसलिए जब आप सर्कुलर टर्न है और वहां पर टर्न लेते हैं, उस वक्त जो फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से। लेकिन इक्वल तक भी बात चलेगी, जितना फ्रिक्शन लग रहा है वो भी चाहे पूरा कन्वर्ट हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन आप तो बहुत हाई स्पीड से टर्न कर रहे थे, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, mv स्क्वायर बाय r। वेलोसिटी बढ़ाओ तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। अब उतना फ्रिक्शन नहीं है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं होगा तो डेफिनेटली जो बाइक लेकर जा रहा है या कार लेकर जा रहा है वो क्या जाएगी? स्किड हो जाएगी, फिसल जाएगी, स्लिप हो जाएगी। तो सेफ टर्निंग के लिए कंडीशन होती है कि फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन तो आपको पता है म्यू इनटू आर होता है, ये ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से, मतलब mv स्क्वायर बाय r। अब r आपको पता है m इंटू g होता है, नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है, तो ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r। mm बच्चों कैंसिल, और इसलिए म्यू आर जी ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए v स्क्वायर से, या रूट ओवर म्यू आर जी ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए v से। मतलब टर्निंग पर कभी भी सेफ टर्निंग करनी है तो बॉडी की वेलोसिटी जो होनी चाहिए उसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए रूट ओवर म्यू आर जी से। यदि वेलोसिटी कम रहेगी तो सेफ टर्निंग होगी, पर फिर भी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है सेफ टर्निंग के लिए? तो इक्वल कर दो। तो इक्वल यदि आप करोगे तो हो जाएगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर। मैक्सिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ म्यू क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैक्सिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा हुई और जो राइडर है वो स्किड कर जाएगा। फिर जब टर्निंग पर साइकिलिस्ट टर्न करता है तो वो वर्टिकल के साथ में अपने आप को इंक्लाइन कर लेता है सेफ टर्निंग के लिए। वो इंक्लिनेशन कितना होगा वर्टिकल के साथ में साइकिलिस्ट का? याद रखना, वर्टिकल के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में नहीं। तो इंक्लिनेशन ऑफ साइकिलिस्ट विद वर्टिकल inclination of cyclist
वर्टिकल के साथ में इंक्लिनेशन, इस थीटा की वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय r। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। यहाँ पर v स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, और याद रखना थीटा वर्टिकल के साथ भी इंक्लिनेशन है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है। तो क्वेश्चन में देखना हमने क्या पूछा है। फिर साइक्लिस्ट ने तो अपने आप को वर्टिकल के साथ में इंक्लाइन कर दिया, कार के लिए क्या करें, तो जो टर्निंग होती है वहां पर रोड जो रहते हैं उनको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल के साथ में स्लोप दे दिया जाता है। तो जब कार रहती है तो वैसे एंगल बनाकर टर्न करती है। प्लेन की देखोगे ऊपर एयर में जब फ्लाई करता है और टर्न करता है तो ऐसा तिरछा हो जाता है, ऐसा वो भी यही कंडीशन बनती है। जो ट्रेन चलती है जब बहुत हाई स्पीड पर रहती है और कहीं टर्निंग रहती है तो जो आउटर रेल है उसको अप कर देते हैं और इनर रेल को डाउन, और वहां भी एंगल दे देते हैं। इन सब में यही कंडीशन रहती है। इसको बोलते हैं बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये कार इस तरीके से, तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा इंटू आर जी। तो ये थीटा कहलाता है बैंकिंग ऑफ रोड, और वहां पर जो कार है उसकी स्पीड इतनी हो सकती है, इस स्पीड से वो क्रॉस कर सकता है, मैक्सिमम स्पीड v मैक्सिमम। मान लीजिए टर्न कर रहे हैं और वहां पर रोड जो है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना दिया है 10 डिग्री, आउटर एज जो है अप कर दिया और इनर एज को डाउन, और एंगल बन गया है गिट्टी डालकर यहाँ पर ट्रैक को ऐसा कर दिया गया है थीटा 10 डिग्री, और म्यू की वैल्यू आपको पता है, रेडियस पता है सर्कुलर पाथ का जी, तो वहां पर कितनी स्पीड से वो निकल सकता है ये हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, राइट। फिर नेक्स्ट यूनिफॉर्म सॉरी सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। आप यदि स्टोन को थ्रेड से बांध करके बहुत तेज रिवॉल्व करें तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा कि वो स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो भी नहीं गिरेगा। लेकिन उसी स्टोन की स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाए तो एक मिनिमम स्पीड आएगी, उससे आप कम करोगे तो गिर जाएगा। उस मिनिमम स्पीड को बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो जब हम सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं तो बॉडी लोएस्ट पोजीशन पर होती है और एक वक्त हाईएस्ट पोजीशन पर होती है। तो इस वक्त जब लोएस्ट पोजीशन पर होती है तो उस वक्त उसका वेट डाउनवर्ड होता है mg और टेंशन अपवर्ड होता है T1। जब यहाँ पर पहुंचती बॉडी तो वेट भी डाउनवर्ड होता है और टेंशन भी डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी,
क्योंकि ए पर है, उसको रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना नहीं रिवॉल्व करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड सेंटर। तो यदि अपन बात करते हैं एट ए, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बनाएगा, टेंशन और एनजी का नेट फोर्स। मतलब टेंशन को ज्यादा होना पड़ेगा वेट से। तो मान लीजिए टेंशन अपवर्ड कितना हो गया 10 न्यूटन और वेट डाउनवर्ड कितना हो गया 3 न्यूटन, तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगेगा 7 न्यूटन टुवर्ड सेंटर। ये 7 न्यूटन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहाँ टेंशन को ग्रेटर होना पड़ेगा वेट से। यदि वेट ग्रेटर हो गया टेंशन से तो थ्रेड टूट जाएगा। तो डेफिनेटली आ जाएगा T1 माइनस एनजी। ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी सपोज कितनी है v1, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलोगे m इंटू v1 स्क्वायर बाय r, T1 माइनस mg। ऐसा इक्वेशन बनता है। जब ये बॉडी एक ही जगह पर v पर पहुंच गई, अभी भी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही, अभी भी उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कौन बनाएगा, अभी भी नेट फोर्स। अब नेट फोर्स कितना होगा, तो नो डाउट वेट भी डाउनवर्ड है, टेंशन भी डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टेंशन T2 प्लस mg, और ये पूरा नेट फोर्स कन्वर्ट जाना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो यदि हम लोग एट बी बात करें तो क्या कंडीशन बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बनाएगा, T2 प्लस mg, T2 प्लस mg। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m v2 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू T2 प्लस mg। ऐसा बनेगा, ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो बच्चों अभी थोड़ा मुझे और भी कुछ बताना है, पर मेरे पास जगह नहीं बची है, और मैं चाह रहा हूं कि पहले आप लोग जो है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर जो मैंने अभी तक आपको समझाया, क्योंकि यहाँ पर इसमें मुझे यही सिखाना है आपको, इक्वेशंस कैसे बनते हैं ये सिखाना है मुझे। तो अभी एक इक्वेशन और बनता है, यहाँ पर टोटल एनर्जी और यहाँ टोटल एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे एक इक्वेशन और बनता है, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब ए पर टोटल एनर्जी, तो ये बॉडी यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ m इंटू v1 स्क्वायर। जब बॉडी ए से कहाँ पहुंच गई, बी पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी है v2, और जब ए से बी पर पहुंचे तो ये डायमीटर है, डायमीटर की अपन बोल सकते हैं रेडियस r है, तो डायमीटर हो जाएगा 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे, m g h की जगह लगाएगा 2r। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई v पर, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v2 स्क्वायर। और इस तरीके से ये m m m कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक इक्वेशन और आप बना सकते हैं।
तो जब ये क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन से रिलेटेड, तो हम लोग ऐसे इक्वेशंस बना सकते हैं। पर यदि क्वेश्चन आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में, ये तो इस कंडीशन में जब आप हाई वेलोसिटी से बॉडी को रिवॉल्व कर रहे हो, नीचे v1 है ऊपर v2 है, लेकिन यदि क्रिटिकल वेलोसिटी की कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इन व्हिच द बॉडी रिवॉल्व्स ऑन द सर्कुलर पाथ, कंप्लीट इट्स सर्कुलर पाथ। तो वो जब मिनिमम वेलोसिटी जो है उससे आप कम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एट पोजीशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में ये v2 की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम होती है, और बॉडी जो है वो सर्कुलर कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो इस कंडीशन में जब बॉडी यहाँ पर होगी तो अकेला वेट प्रोवाइड कर देता है रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये टेंशन की वैल्यू 0 रहती है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग बात करें एट बी हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 0 होती है, और ये जो v2 हम बोल रहे हैं इसकी वैल्यू होती है रूट जी आर। जबकि यही बॉडी जब लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है एट ए, तो जो टेंशन है स्प्रिंग में उसकी वैल्यू होती है 6 mg। ये वेट की वैल्यू जाती है, टेंशन की वैल्यू जाती है 6 mg, और ये जो वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पर, इसकी वैल्यू इस वक्त हो जाती है v1 √ 5gr। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में बच्चों जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वहां पर टेंशन 0 होता है, और बॉडी की वेलोसिटी होती है √gr। लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होता है उसकी वैल्यू 6 mg, और वेलोसिटी की वैल्यू होती है √5gr। तो इतनी थ्योरी सफिशिएंट है, इतनी थ्योरी के बेसिस पर अपन इजीली सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं।